हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल जुपिटर क्लासेस। एक बार रोहित फिर से आपके साथ यहाँ पर जुड़ चुका है गाइस। तो इस वीडियो में हम देखेंगे, आप आजकल अपनी न्यूज़ में देख रहे हैं कि सीएए के बारे में आप आजकल अपनी न्यूज़ में देख रहे हैं, तो उस कंप्लीट सीएए के बारे में देखेंगे। ठीक है। और यहाँ पर आप अमित शाह जी को भी यहाँ पर न्यूज़ में देख रहे होंगे कि इन्होंने अभी रिसेंटली क्या कहा है। ठीक है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 का क्या है, इसके बारे में कंप्लीट डिटेल जानेंगे। सिटीजनशिप होता क्या है, ठीक है, ये न्यूज में क्यों है, इस सब के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। तो गाइस वीडियो के अंत तक बन रहिएगा। तो ये न्यूज में सबसे पहले क्यों है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कश्मीर फ्रंट वेब डेस्क की ये न्यूज है। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है 2019 का अब ये फोर्स में आ चुका है। इसको पीएमओ ने यहाँ पर क्या कर दिया है, अनाउंस कर दिया है। इसके बाद एक और न्यूज यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर ये पीटीआई की यहाँ पर न्यूज है। यहाँ पर कहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज डिलीवर्ड एन अनदर कमिटमेंट, एक और कमिटमेंट यहाँ पर कर चुके हैं अमित शाह ने सीए रूल्स के ऊपर क्या कहा है। ठीक है, ये रूल्स क्या है, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। और गाइज यहाँ पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एक और यहाँ पर आप न्यूज देख रहे होंगे। ठीक है, ये द हिंदू की न्यूज है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नोटिफाइड 4 years आफ्टर द लॉ वाज पास। ठीक है, 4 साल से पहले ये लॉ पास हो चुका था, उसके बाद यहाँ पर इसको नोटिफाई कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या गया है, द रूल्स स्टेट दैट द एप्लीकेंट विल हैव टू प्रोवाइड 6 टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट एंड स्पेसिफाइड डेट ऑफ एंट्री इन इंडिया। ठीक है, अब जानेंगे सारा इस वीडियो में, अलॉट टू नो अलॉट टू डिस्कस। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर आ चुका है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है गाइस। तो क्वेश्चन है आपके सामने, which of the following statement is true regarding Citizenship Amendment Act 2019। 2019 का जो यहाँ पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, उसके बारे में आपको बताना है क्या चीज सही है। इट अमेंड द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजनशिप एक्ट 1955 को यहाँ पर ये अमेंड करता है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन बोला गया है कि इट प्रोवाइड्स फॉर इंडियन सिटीजनशिप, ये इंडियन सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है किसको, जो यहाँ पर प्रोसिक्यूटेड है, जो यहाँ पर प्रताड़ित रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से एंड पाकिस्तान से, हु आर मेनली मुस्लिम्स। ठीक है, तो ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, या नन ऑफ द अबो। इस क्वेश्चन का आपको आंसर करना है, उस क्वेश्चन का आंसर आप इस वीडियो में जान जाएंगे। ठीक है गाइस, तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। ठीक है, तो जानते हैं, सबसे पहले हम इस वीडियो में देखेंगे क्या सिटीजनशिप होता क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है। ओके, और जानेंगे हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इस एक्ट की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, कब ये एक्ट आया, कैसे आया, कब पास हुआ, इसमें क्या क्या मोड यहाँ पर आए, और हम इस एक्ट के फीचर्स के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। ओके, सबसे पहले हम जानते हैं कि इस सिटीजनशिप होता क्या है, व्हाट इज सिटीजनशिप। ठीक है, सिटीजनशिप होता क्या है, देखिए गाइस, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो सिटीजनशिप होता है, ठीक है, आपको पता है कि सिटीजनशिप क्या है। सबसे पहले अगर हम इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड देखेंगे, ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है सिटीजनशिप के बारे में। तो सबसे पहले आपको गाइज ये पता होना चाहिए कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, इसमें कितने क्या है, कितने आर्टिकल्स हैं, कितने आर्टिकल्स हैं। एक तो जब हम बात करेंगे, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, ठीक है, जब इसकी कमेंसमेंट हुई थी, और हम एक देखेंगे एट प्रेजेंट। ठीक है, एट मैंने यहाँ पर लिखा है कि ये पार्ट सेकंड के अंदर आता है और 5 to 11 आर्टिकल के अंदर आता है। सो गाइज यू मस्ट नो कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उस वक्त, एट प्रेजेंट की बात नहीं करूंगा, कमेंसमेंट की बात करूंगा, उस वक्त इसमें 395 यहाँ पर आर्टिकल्स थे, यू मस्ट नो अबाउट दैट। एंड इसमें 22 यहाँ पर पार्ट्स थे, याद रखेगा, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स थे। बट एट प्रेजेंट, अगर मैं एट प्रेजेंट की बात करूं, ठीक है, अगर मैं एट प्रेजेंट की बात करूं, अभी क्या है, 448 आर्टिकल्स हैं, याद रखिएगा। ठीक है, 448 आर्टिकल्स हैं, हमारे 25 पार्ट्स हैं, ठीक है, और हमारे 12 शेड्यूल्स हैं। अगर जिनमें मैं बात करूं, तो हमारे 25 पार्ट्स में से जो पार्ट नंबर 2 आता है, ठीक है, पार्ट नंबर 2 इज योर सिटीजनशिप। ओके, पार्ट नंबर 2 इज योर सिटीजनशिप, जहां पर सिटीजनशिप के बारे में कंप्लीट जानकारी आपको बताई जाती है। ओके, तो अब यहाँ पे सिटीजनशिप होता क्या है, सिटीजन बताता है कि सिटीजनशिप यहाँ पर एक रिलेशनशिप होता है, किसके बीच में, जो हमारा नेशन होता है और जो इस नेशन के लोग होते हैं, उनके बीच में क्या होता है, एक रिलेशनशिप होता है। जो लोग हमारे नेशन को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, उनके बीच में, ठीक है, उनके बीच में और नेशन के बीच में एक रिलेशनशिप को क्या क्या डिफाइन करता है, हमारा सिटीजनशिप यहाँ पर डिफाइन करता है।
ठीक है। अब ये करता क्या है, इट कन्फर्स अपॉन एन इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल को सर्टेन राइट यहाँ पर प्रोवाइड करता है, जैसे उसको यहाँ पर स्टेट के द्वारा क्या प्रोटेक्शन मिलनी है, उसको राइट टू वोट होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर पब्लिक ऑफिस को भी यहाँ पर वो होल्ड कर सकता है दूसरों के साथ साथ, ठीक है। इन रिटर्न फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ, और यहाँ पर उसने सर्टेन ड्यूटीज ऑब्लिगेशंस भी यहाँ पर माननी है, ठीक है, जो उसको यहाँ पर स्टेट ने उसको प्रोवाइड करी हुई है। उसे हम कहते हैं गाइस सिटीजनशिप, जहाँ पे उसको क्या मिलते हैं, स्टेट के द्वारा उसको प्रोटेक्शन मिलती है, उसको वोट का अधिकार मिलता है, और बहुत सारे ऑफिस को यहाँ पर होल्ड कर सकता है, ठीक है। अब मैं सिटीजनशिप की बात करूं हमारे भारत में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ये सिंगल सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है। याद रखेगा, हमारे भारत में, हमें पूरे इंडिया में हमें सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट याद रखना है कि इन आवर इंडिया देयर इज अ सिंगल सिटीजनशिप फॉर द होल ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर अब आप एक क्वेश्चन यहाँ से आपको बताऊं कि जो सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है, ये हमें कहाँ से बारो किया है, ये हमने यूके से बारो किया हुआ है। ओके गाइज, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट हमने कहां से बारो किया है, यूके से बारो किया है, याद रखिएगा। ठीक है, जिसको एट प्रेजेंट क्या बोला जाता है, जिसको एट प्रेजेंट इंग्लैंड के नाम से आप जानते हैं। ओके गाइस, इज इट क्लियर? चलिए अब हम थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश अगर करें, हाँ एक और चीज है, आपको पता है कि ड्यूअल सिटीजनशिप क्या होती है, जहां पे दो दो सिटीजनशिप उनको मिलती है। जैसे कि आप जानेंगे कि जब 2019 में हमारा आर्टिकल 370 एब्रोगेट नहीं हुआ था, उससे पहले जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को कौन सी सिटीजनशिप थी, उनको ड्वेल सिटीजनशिप थी, ठीक है। एक तो वो जम्मू एंड कश्मीर के सिटीजन थे, एंड दे वर आल्सो द सिटीजन ऑफ इंडिया। लेकिन जब एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 को हटा दिया गया, उसके बाद जो अब जम्मू एंड कश्मीर वाले भी क्या हो गए, उनको भी सिंगल सिटीजनशिप है खाली। अब वो कौन सी है, दे आर द सिटीजन ऑफ इंडिया। ओके गाइस, रहने वाले कहाँ के हैं, इंडिया के। अब बात करूं गाइस, मैंने आपको पहले ही कहा कि 5 से 11 आर्टिकल तक जो है हमारा सिटीजनशिप आता है, ठीक है। याद रखेगा, 5 to 11 आर्टिकल अंडर किसके आता है, सिटीजनशिप इसके अंडर आता है। इसमें ही बताया गया है कौन सा आर्टिकल में क्या गया है। लेकिन जो अभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो है गाइस यहाँ पर आपका आर्टिकल नंबर 11। आर्टिकल नंबर 11 के अंडर क्या बोला गया है, बोला गया है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर रहती है, ठीक है, वो सिटीजनशिप के लॉ को क्या कर सकता है, सिटीजनशिप के जो राइट ऑफ सिटीजनशिप है उसको रेगुलेट कर सकता है। आपको पता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये फ्लेक्सिबल भी है, ठीक है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है। रिजिड क्या होता है, फ्लेक्सिबल क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी ये रहती है कि आप उसको कभी भी क्या कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं, अमेंड मतलब चेंज कर सकते हैं, ठीक है। रिजिड है तो आप उसको कभी भी चेंज चेंज नहीं कर सकते हैं। ऐसे कुछ पार्ट्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो यहाँ पर रिजिड है, उनको आप चेंज नहीं कर सकते हो। लेकिन कुछ पार्ट्स हैं जो यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी में रखी गई है कि आप उनको कभी भी बीच में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली पार्लियामेंट ने यहाँ पर क्या किया, उन्होंने सिटीजनशिप जो एक्ट है 1955 का, उसको यहाँ पर पास किया, जहां पर उन्होंने क्या बताया कि इन्होंने प्रोवाइड करा कि क्या की जाएगी, फॉर एक्विजिशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ, यहाँ पर इंडियन सिटीजनशिप को यहाँ पर किस तरह एक्वायर किया जाएगा, किस तरीके से उसको यहाँ पर एक्वायर करना है, जो लोग अगर यहाँ पर इंडियन सिटीजनशिप लेना चाहते हैं, और उसको किस तरीके से यहाँ पर डिटरमाइन किया जाएगा, वो यहाँ पर एक्ट इन्होंने पास किया। ओके, तो एंट्री 17 जो है यहाँ पर, जो 7th शेड्यूल, मैंने अभी क्या कहा आपको, देर आर 12 शेड्यूल्स, ठीक है। एट प्रेजेंट 12 शेड्यूल्स हैं, लेकिन जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, at that time there were 8 schedules। okay, जो लिस्ट वन है हमारी 7th शेड्यूल की, वो किसके बारे में बोलती है, याद इंपॉर्टेंट है, 7th ये हमारे सिटीजनशिप के बारे में बोलती है, ठीक है। नेचुरलाइजेशन के बारे में बोलती है। सो गाइस, नेचुरलाइजेशन क्या होता है, नेचुरलाइजेशन का मतलब होता है कि जब कोई फॉरेनर, ठीक है, जब कोई फॉरेनर हमारे इंडिया में आता है, याद रखेगा, जब कोई फॉरेनर गाइस हमारे इंडिया में आता है या वो किसी भी कंट्री में जाता है, उस कंट्री की जब वो सिटीजनशिप को एडमिट करता है, उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नेचुरलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। 10 पार्लियामेंट के पास यहाँ पर क्या रहती है, बहुत सारी पावर रहती हैं, वो यहाँ पर सिटीजनशिप के लिए यहाँ पर कोई भी लॉ तैयार कर सकती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमारा एंट्री 17 जो है 7th शेड्यूल के अंदर लिस्ट वन में इस चीज को बताया गया है। ओके, तो याद रखिएगा, एक और चीज है यहाँ पर कि 1987 तक, अंटिल 1987 टू बी एलिजिबल फॉर इंडियन सिटीजनशिप, अगर 1987 तक
क्या था कि अगर आपको इंडियन सिटीजनशिप बनना है उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी थी? इसके लिए सबसे पहले एलिजिबिलिटी ये थी कि पर्सन जो है उसका जन्म इंडिया में हुआ होना चाहिए। अगर उसका जन्म इंडिया में हुआ है तो ही कैन बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ये कब तक ये था? याद रखिएगा ये 1987 तक था। उसके बाद देन स्पर्ड बाय यहाँ पे बहुत सारी ऐसी मूवमेंट चली, यहाँ पर बहुत सारे इल्लीगल माइग्रेशन होने लगी कि यहाँ पर बांग्लादेश से लोग आने लगे। तो ठीक है, सिटीजनशिप लॉ को उसके बाद फर्स्ट अमेंड किया गया। ठीक है, सिटीजनशिप को यहाँ पे फर्स्ट अमेंड किया गया और यहाँ पे एडिशनली रिक्वायरमेंट डाली गई कि चलिए अगर दो नहीं तो कम से कम एक जो है वो क्या होना चाहिए, वन पेरेंट शुड बी इंडियन। अगर किसी बच्चे ने यहाँ पर सिटीजनशिप लेना होगा, ठीक है, किसी बच्चे ने अगर सिटीजनशिप लेना होगा तो उसका कम से कम एक पेरेंट जो है ना, एक पेरेंट जो है वो क्या होना चाहिए, इंडियन होना चाहिए। लेकिन इन 2004 में क्या हुआ, एक इस लॉ को फिर से अमेंड किया गया, चेंज कर दिया गया और यहाँ पे बताया गया नॉट जस्ट वन पेरेंट बी इंडियन, सिर्फ एक पेरेंट इंडियन नहीं होना चाहिए, बट द अदर शुड नॉट बी एन इलीगल इमिग्रेंट। ठीक है, तो दूसरा जो है वो भी इंडियन अगर है कोई ना कोई, अगर एक आपका इंडियन है तो दूसरा जो है ना वो इलीगल इमिग्रेंट नहीं होना चाहिए। तो गाइज यहाँ पर आपको बताऊंगा कि इलीगल इमिग्रेंट होते कौन है, हु इज एन इलीगल इमिग्रेंट, इलीगल माइग्रेंट इन इंडिया। जो यहाँ पर इलीगल माइग्रेंट यहाँ पर इंडिया में आए हैं वो कौन कौन होते हैं। अगर इस एक्ट के अंदर मैं बात करूं, इलीगल माइग्रेंट इज अ फॉरनर। इलीगल माइग्रेंट जो होता है वो फॉरनर होता है जो कंट्री में एंटर करता है। कैसे एंटर करता है, उसके पास कोई भी वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं होता है, उसको पासपोर्ट या वीजा नहीं होता है। ठीक है, ऐसे ही जो जो बॉर्डर है वो क्रॉस करके आ जाता है, उसे हम बोलते हैं इलीगल माइग्रेंट। ओके, इसके बाद हम यहाँ पर एंटर करता है वैलिड डॉक्यूमेंट के साथ, लेकिन जो उसको परमिटेड टाइम रहता है कि आपको 1 साल तक, 2 साल तक रहना है, 6 महीने तक रहना है, उसके उसके ज्यादा यहाँ पर रहता है, उसे भी हम इलीगल माइग्रेंट बोलते हैं। ठीक है, इलीगल माइग्रेंट को हम यहाँ पर जेल में भी डाल सकते हैं या उसे हम यहाँ से डिपोर्ट, उसे हम दोबारा भी उसे हम उसकी कंट्री में डिपोर्ट कर सकते हैं फिर से वापस, जो हमारा फॉरेनर्स एक्ट 1946 है उसके अंडर। और जो पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट है 1920 का, इसके अंडर हम उसको जेल में भी डाल सकते हैं या उसे हम डिपोर्ट भी कर सकते हैं इन एक्ट के तहत। ओके, तो इलीगल जो माइग्रेंट है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। ओके, अभी मैंने आपसे बताया इलीगल माइग्रेंट के बारे में क्लियर हो गया। अब ये एक्ट पास होने से पहले क्या सिनेरियो बना। अभी जो यहाँ पर CAA एक्ट जो है इसको फोर्स में लाया गया है रिसेंटली, जो यहाँ पर कल वाली न्यूज है जहां पर इसको फोर्स में लाया गया है। तो अब ये जब पास हुआ था 2019 में, उस वक्त क्या सिनेरियो यहाँ पर बना था देखिए। जो एग्जिस्टिंग लॉज थे, जो यहाँ पर एग्जिस्टिंग लॉ थे उनके अंदर अगर मैं बात करूं, जो इलीगल माइग्रेंट थे उसको हम सिटीजनशिप के लिए, सिटीजनशिप एक्वायर करने के लिए यहाँ पर इंडिया अलाउड नहीं करता था। ठीक है, उनको यहाँ पर इंडियन सिटीजन बनने से उनको बाहर रखा जाता था। ठीक है, वो रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन के जरिए यहाँ पर सिटीजन नहीं बन सकते थे। ऐसा यहाँ पर कानून था कि वो सिटीजनशिप यहाँ के नहीं बन सकते हैं। जो यहाँ पर फॉरनर एक्ट अभी मैंने आपको बताया, और जो पासपोर्ट एक्ट जो है इन लोगों को इस चीज से दूर रखता था। ठीक है, उनको मैंने पहले ही बोला कि जो इलीगल माइग्रेंट थे उनको या जेल में या उनको यहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाता था। ठीक है, पर्सन कैन बिकम एन इंडियन सिटीजन थ्रू रजिस्ट्रेशन। तो एक पर्सन जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन उसको करनी है, उसके बाद जाकर वो यहाँ पर इंडिया का सिटीजनशिप, इंडिया की सिटीजनशिप ले सकता है। कैसे लगता है, जो यहाँ पर सेक्शन 5A है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 5A है जो सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 का, ये क्या बताता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 7 years बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर बोलता है कि जो इंडिया ओरिजिन है, इंडिया में रहने वाला जो जो आदमी है, ठीक है, जो ऑर्डिनरली यहाँ पर इंडिया का रेजिडेंट रह चुका है, कितने साल के लिए इंडिया में, इंडिया का निवासी रह चुका है 7 साल के लिए। ठीक है, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन का अप्लाई करने से पहले उसके पास ये चीज होनी चाहिए कि 7 साल यहाँ पर वो रहा होना चाहिए। एंड दे शुड हैव लाइव्ड इन इंडिया कंटिन्यूअसली फॉर 12 months बिफोर सबमिटिंग एन एप्लीकेशन फॉर सिटीजनशिप। अगर वो सिटीजनशिप के एप्लीकेशन डालता है, सिटीजनशिप के लिए एप्लीकेशन डालता है, उससे पहले कम से कम उसको 12 महीने यानी कि 1 साल तक उसको कंटिन्यूअसली यहाँ पर इंडिया में रहना होगा, तब जाके वो सेक्शन 5A सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंदर वो क्या कर सकता है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, अब जो यहाँ पर 1955 का सिटीजनशिप एक्ट है, इसको अभी अमेंड कर दिया गया था 2019 में। उसके बारे में भी आपको बताऊंगा किस तरीके से क्या हुआ था, कब क्या हुआ था। एक वन ऑफ द रिक्वायरमेंट फॉर सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन is that the applicant must have resided in India during at least 12 months as well as 11 of the previous 14 years। अब क्या बोल रहा है कि
अगर जो 1955 का सिटीजनशिप एक्ट था, उसके अंदर क्या था कि एक रिक्वायरमेंट थी सिटीजनशिप के लिए कि वो कैसे नेचुरलाइजेशन के बारे में मैंने बोल दिया कि नेचुरलाइजेशन क्या होता है, ठीक है? वो क्या था कि एप्लीकेंट यहाँ पर इंडिया में रहा होना चाहिए ड्यूरिंग द लास्ट 12 मंथ, जो पिछले 12 महीने गुजरे हैं, उनमें यहाँ पर क्या होना चाहिए, उनमें इंडिया में रहा होना चाहिए, एज वेल एज फॉर 11 फॉर द प्रीवियस 14 ईयर, या पिछले 14 साल में कम से कम यहाँ पर 11 साल कंटिन्यूसली वो रहा होना चाहिए, तब जाकर वो क्या कर सकता है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, दैट इज आवर सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, सीएए बिल, ठीक है, 2019 का। ये क्या था, सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस कर दिया किया था 2016 में लोकसभा में, ठीक है, जो हमारा सिटीजनशिप एक्ट है 1955 का, इसको अमेंड करके सबसे पहले याद रखेगा 2016 में इसको इंट्रोड्यूस करा गया था, ठीक है। द बिल वाज रेफर टू द जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, ठीक है, यहाँ पर इसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को यहाँ पर रेफर कर दिया गया था, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट यहाँ पर सबमिट की थी 7 जनवरी 2019 को, याद रखेगा 7 जनवरी को उन्होंने यहाँ पर क्या किया, अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया। उसके बाद जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो है, इसको पास कर दिया गया जनवरी 8 2019 को। आपको पता है उस वक्त बहुत सारी एजिटेशन यहाँ पर हुई थी, बहुत सारी मैसिव एजिटेशन आपको देखने को मिली थी। मुस्लिम्स वेर सेइंग दैट कि हमारे हमारे राइट्स को यहाँ पर दबाया जा रहा है, ठीक है, इट वाज अगेंस्ट मुस्लिम, ऐसा बताया जा रहा था, ठीक है। लोकसभा ने इसको क्या किया, जनवरी 8 2019 को इसको क्या कर दिया, पास कर दिया, ठीक है, विच लैप्स विद द डिसोल्यूशन ऑफ द 16th लोकसभा। आपको पता है कि उस वक्त 16वीं लोकसभा यहाँ पर डिसॉल्व हो चुकी थी, तो जिसके कारण यहाँ पर ये लैप्स हो गया, ओके, जिसके कारण यहाँ पर ये लैप्स हो गया। इसके बाद बिल को फिर से यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया गया 9 दिसंबर 2019 को। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर अमित शाह, जिनकी आपको तस्वीर मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी, उन्होंने यहाँ पर क्या किया, 9 दिसंबर 2019 को इसको फिर से 17th लोकसभा के अंदर क्या कर दिया, इसको प्रेजेंट कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया, और इसको 9 दिसंबर को डाला, 10 दिसंबर को पास हो गया। पास तो होना ही था, क्योंकि यहाँ पर जो बीजेपी थी दैट वाज इन फुल मेजोरिटी, ओके। जब कोई फुल मेजोरिटी में होता है तो वहां पर कोई भी बिल पास होने से नहीं रुक सकता, ठीक है। तो उसके बाद ये राज्यसभा में भी क्या हो गया, राज्यसभा में भी ये बिल पास हो गया, कब, 11 दिसंबर को, याद रखेगा 9 10 11 इंपॉर्टेंट डेट्स है यहाँ पर आपको, अगर सीएए अमेंडमेंट बिल की अगर मैं बात करूं, ओके, तो ये तीन डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राज्यसभा को क्या बोला जाता है, राज्यसभा को क्या बोला जाता है गाइस, राज्यसभा इज योर अपर हाउस एंड लोकसभा इज योर लोअर हाउस, ओके। यहाँ पर इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर हम थोड़ा सा, सीएए वाज पास्ड टू प्रोवाइड, अब सीएए क्यों पास करा गया था, इसके पीछे क्या रीजन थी, क्या वजूहात थी, कुछ लोग तो यहाँ पर इसका एक तरह यहाँ पर ये देते हैं, एक रीजन यहाँ पर ये देते हैं कि कहते हैं कि यहाँ पर बीजेपी को अपनी वोट बैंकिंग के लिए यहाँ पर हिंदूज को लेकर आ रही है, जिससे यहाँ पर वो जीतेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसका कुछ अलग ही मकसद रहा होगा, जिन्होंने यहाँ पर बिल को लाया होगा। सीए को यहाँ पर पास किया गया ताकि इंडियन सिटीजनशिप प्रोवाइड हो उन इलीगल माइग्रेंट को, जो मैंने अभी आपको पीछे कहा, जो इंडिया में एंटर हुए हैं, ठीक है, जो इंडिया में एंटर हुए हैं ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2014, या यहाँ पर इन्होंने बोला है जो 2014 से पहले या 31 दिसंबर 2014 को भी इंडिया में एंटर हुए हैं, उन इलीगल माइग्रेंट को यहाँ पर इंडियन सिटीजनशिप प्रोवाइड करी जाएगी। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। द एक्ट वाज पास्ड फॉर माइग्रेंट, ये एक्ट सिर्फ उन माइग्रेंट के लिए पास हुआ था जो सिर्फ 6 डिफरेंट रिलीजन हैं, जो मैंने क्वेश्चन पूछा था स्टार्टिंग में आपको, सिर्फ जो 6 डिफरेंट रिलीजन हैं उनके लिए ही यहाँ पर ये एक्ट पास करा गया है। रिलीजन कौन से आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, हिंदूज, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन्स, पारसीज एंड क्रिश्चियंस, ठीक है। और कौन सी कंट्रीज से थे, फ्रॉम अफगानिस्तान, फ्रॉम बांग्लादेश एंड फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है। इन 3 कंट्रीज से जो यहाँ पर इन 6 रिलीजन के लोग आएंगे, याद रखेगा इसमें जो मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम्स को यहाँ पर एक्सक्लूड कर दिया है, ये आपको याद रखना है, आपके क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो 3 कंट्रीज आपको याद रखनी है, कौन सी, अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बोला गया है, एनी इंडिविजुअल विल बी कंसिडर्ड एलिजिबल फॉर दिस एक्ट, वो इंडिविजुअल इस एक्ट के अंदर यहाँ पर एलिजिबल होगा इफ शी और ही हैज रिजाइडेड इन इंडिया, अगर वो इंडिया में रहा है पिछले लास्ट 12 महीनों में, और फॉर 11 ऑफ द प्रीवियस 14 ईयर, पिछले 14 साल में क्या बोलते हैं, क्या अगर 11 महीने यहाँ पर रहा है, ठीक है, एंड फॉर 11 ऑफ द प्रीवियस 14 ईयर, या पिछले 14 सालों में अगर 11 साल यहाँ पर रहा है, तो उसको क्या मिलेगी यहाँ पर
वो एलिजिबल हो जाएगा सिटीजनशिप के लिए। अब आगे, फॉर द स्पेसिफाइड क्लास ऑफ इलीगल माइग्रेंट, जो यहाँ पर इलीगल माइग्रेंट की स्पेसिफाइड क्लास है, उनके लिए क्या बोला गया है, द नंबर ऑफ ईयर ऑफ रेजिडेंसी हैज बीन रिलैक्स्ड फ्रॉम 11 टू 5 इयर्स। अब जो यहाँ पर था कि 11 इयर्स तक यहाँ पर रहे होने चाहिए, अब उसको यहाँ पर क्या बोला गया है, 11 से घटा के उसको कितने साल पे लाया गया है, 5 इयर्स पर लाया गया है। जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होना चाहिए कि 11 साल से कम करके यहाँ पे 11 साल से कम करके 5 साल तक इसको यहाँ पर लाया गया है। अब इंपॉर्टेंट चीज हम यहाँ पर देखेंगे कि सीएए 2019 के फीचर्स क्या है। अब यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि ये अमेंड करता है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है सिटीजनशिप एक्ट 1955 को यहाँ पर अमेंड करता है। और जो यहाँ पर हिंदू सिख बुद्धिस्ट जैन पारसी क्रिश्चियंस हैं, इलीगल माइग्रेंट है अफगानिस्तान बांग्लादेश एंड पाकिस्तान से, उनको यहाँ पर इंडिया का सिटीजनशिप के लिए यहाँ पर एलिजिबल बना देता है। अगर मैं बात करूं इन अदर वर्ड, द एक्ट इंटेंड टू मेक इट इजियर फॉर प्रोसिक्यूटेड पीपल। यहाँ पर देखिए सिंपली था कि हिंदूज और जो यहाँ पर छोटी छोटी कम्युनिटीज हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर क्या किया जा रहा था, बाकी कंट्री जैसे कि हमारी अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, वहां पर इन लोगों को ना प्रोसिक्यूट किया जा रहा था, इन लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा था, इन लोगों को बहुत तंग किया जा रहा था। ठीक है, तो इसलिए इंडिया ने एक यहाँ पर एक्ट यहाँ पर लाया, जिसकी इन्होंने इंटेंशन क्या रखी कि जो भी यहाँ पर प्रोसिक्यूटेड लोग हैं, इनको यहाँ पर इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज में उनको हम इंडिया का सिटीजनशिप बनाएंगे, ताकि यहाँ पर उनको यहाँ पर ये चीजें ना झेलनी पड़े। ठीक है, लेजिस्लेशन अप्लाई टू दोज हु वेर, अब यहाँ पर ये उनको ही अप्लाई होगा जो यहाँ पर जिनको फोर्स किया जाता है वहां से भागने के लिए, मजबूर किया जाता है वहां पर भागने के लिए। ठीक है, फोर्स और कंपेल्ड टू सीक शेल्टर इन इंडिया ड्यू टू प्रोसिक्यूशन, जो यहाँ पर भगाए हुए हैं और इंडिया में आकर उन्होंने शरणार्थी यहाँ पर बन चुके हैं। किसके बेस पर, धार्मिक बेस पर। आपको पता है कि पाकिस्तान में बहुत सारे हिंदू थे, लेकिन वो सारे वहां से भाग चुके हैं, या उनको वहां पर क्या कर दिया है, या उनको वहां पे कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक है, अब इसलिए हिंदुत्व को उन्होंने बचाने के लिए, हिंदू लोगों को बचाने के लिए, या इन छोटी छोटी कम्युनिटी के लोगों को बचाने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि हम क्या करेंगे, हम उनको यहाँ पर क्या करेंगे, हम उन लोगों को यहाँ पर क्या करेंगे, शेल्टर देंगे। ओके, जो परसिक्यूटेड लोग हैं, इट एम्स टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम प्रोसीडिंग ऑफ इलीगल माइग्रेशन, ताकि वो कहीं यहाँ वहां इलीगल माइग्रेशन ना कर सके। ठीक है, हम उनकी यहाँ पर ऐसी प्रोसीडिंग करेंगे। अब अमेंडमेंट यहाँ पर क्या हुई, जो मैंने आपको पहले बताया कि 11 सालों से कम करके यहाँ पर इसको 5 सालों तक लेकर आया गया। ओके, याद रखना है कौन से, इन 6 रिलीजन्स के लोगों को। अब कट ऑफ डेट जो है, जो आपको याद रखनी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज 31 दिसंबर 2014। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। विच मीन्स द एप्लीकेंट शुड हैव एंटर्ड इंडिया ऑन और बिफोर दैट डेट। तो जो भी एप्लीकेंट जो है वो इंडिया में इस डेट को एंटर हुआ होना चाहिए, 31 दिसंबर से पहले, या 31 दिसंबर को भी जो यहाँ पर इंडिया में एंटर हुआ है, उसको क्या दी जाएगी, उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी। ओके, अब एक्ट क्या कहता है, ऑन एक्वायरिंग सिटीजनशिप, सिटीजनशिप एक्वायर करने पर क्या हो जाएगा, ये पर्सन इंडिया का सिटीजन बन जाएगा। ओके, इंपॉर्टेंट है, जो भी लीगल प्रोसीडिंग उसके अगेंस्ट हो रही थी इलीगल माइग्रेशन के बेस पर, उसको कंप्लीटली यहाँ पर क्लोज कर दिया जाएगा। उसके बाद एक और चीज बताई गई है, और यहाँ पर ये भी बोलता है कि जो ओवरसीज सिटीजन है इंडिया के, ओसीआई, याद रखेगा, जो यहाँ पर ओवरसीज सिटीजन जो है इंडिया के, उनको जो यहाँ पर जो कार्ड मिलते थे, एंड इमिग्रेशन स्टेटस परमिटिंग अ फॉरेन सिटीजन ऑफ इंडियन ओरिजिन टू लिव एंड वर्क इन इंडिया इंडेफिनेटली। ओवरसीज सिटीजन क्या होते हैं, वो इमिग्रेशन स्टेटस होता है उन लोगों के पास जो फॉरेन के लोग होते हैं। ठीक है, इंडिया इंडिया के ओरिजिनल लेकिन फॉरेन के सिटीजन होते हैं, जो इंडिया में रह रहे होते हैं और काम कर रहे होते हैं, उनको हम बोलते हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, वो लोग जो हैं अपने स्टेटस को यहाँ पर लूज कर सकते हैं। कब लूज कर सकेंगे, अगर वो यहाँ पर जो लोकल लॉज हैं, ठीक है, अगर यहाँ पर कोई ऑफेंस करते हैं, कोई वायलेशन करते हैं, तो उनका ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो है वो यहाँ पर खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जो एक्सेप्शंस आपको मेरे भाई याद रखनी है। एक्सेप्शन क्या है, ये एक्ट यहाँ पर एक एडिशन और डालता है, द प्रोविजन ऑफ द सिटीजनशिप फॉर इलीगल माइग्रेंट विल नॉट अप्लाई टू द ट्राइबल, जो यहाँ पर इलीगल माइग्रेंट जो है ना, इनको सिटीजनशिप यहाँ पर नहीं मिलेगी। कहाँ पर नहीं मिलेगी, जो ट्राइबल एरियाज है असम के, मेघालय के, मिजोरम के, त्रिपुरा के। ठीक है, जो यहाँ पर हमारे जो 6 शेड्यूल्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जहां पर हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आती हैं, ठीक है, तो वहां पर इन लोगों को सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, याद रखेगा। ठीक है, द ट्राइब दिस ट्राइबल एरिया, इन ट्राइबल एरिया में भी हमारे कुछ रीजन्स है, जैसे कि हमारा कार्बी एंग्लोंग हमारा आसाम में है, गारो हिल्स हमारी मेघालय में है, चकमा डिस्ट्रिक्ट हमारी मिजोरम में है,
एंड त्रिपुरा ट्राइबल्स एज डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पर इन लोगों को क्या मिलेगी, जो भी लोग होंगे उनको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। इट विल ऑल्सो नॉट अप्लाई टू द एरिया अंडर द इनर लाइन परमिट। जो यहाँ पर इनर लाइन परमिट है, जो हमारी बंगाल ईस्टर्न फ्रंट रेगुलेशन 1873 के अंडर आती है, तो वहां पर भी ये सिटीजनशिप जो एक्ट जो है वहां पर भी अप्लाई नहीं होगा। अब मैंने आपसे बात की यहाँ पर के ओसीआई के बारे में एंड थोड़ा सा पीसीआई के पीआईओ के बारे में बोल दूं। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड क्या होता है? पर्सन जो है वो एलिजिबल हो जाएगा पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड के लिए, अगर अगर वो पर्सन क्या है, इफ अ पर्सन इज अ इंडियन ओरिजिन, अगर वो इंडिया की उसकी ओरिजिन यानी कि पैदा इंडिया में हुआ है, ठीक है, और वो दूसरी किसी कंट्री का सिटीजन है, एक्सेप्ट पाकिस्तान का वो सिटीजनशिप नहीं होना चाहिए, सिटीजन नहीं होना चाहिए, श्रीलंका का सिटीजन नहीं होना चाहिए, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, चाइना या अफगानिस्तान का सिटीजन नहीं होना चाहिए, तब जाकर उसको हम पीआईओ कार्ड इंडिया दे सकती है, ठीक है। हैज हेल्ड एन इंडियन पासपोर्ट, उसके पास इंडिया का पासपोर्ट होना चाहिए एट एनी अदर टाइम, और इज द स्पाउस ऑफ ए सिटीजन ऑफ इंडिया और ए पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन, ठीक है। अगर उसकी स्पाउस इंडिया का है या वो उसका इंडिया का ओरिजिन है, उसके पास इंडिया का पासपोर्ट होना चाहिए, तब जाकर उसको पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का कार्ड यहाँ पर मिल सकता है। तो पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन जो कार्ड होल्डर है वो इंडिया में आ सकते हैं विद मल्टीपल एंट्री यहाँ पर कर सकते हैं फ्यूचर पर, 15 साल के लिए यहाँ पर वो कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं, उनको यहाँ पर कोई भी सेपरेट वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर बात करते हैं हम ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड के बारे में। ओवरसीज सिटीजन के बारे में मैंने पहले आपको बोल दिया कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड एक फॉरेन नेशनल के लिए होता है, जहाँ पर फॉरेन के लोग होते हैं, जो यहाँ पर इंडियन सिटीजन हु आर एलिजिबल फॉर इंडियन सिटीजनशिप ऑन 26 जनवरी, जो यहाँ पर 26 जनवरी 1950 में क्या थे, एलिजिबल थे इंडियन सिटीजनशिप के लिए, और वाज एन इंडियन सिटीजन ऑन और आफ्टर दैट डेट, जो इंडिया के सिटीजन हो गए थे उस डेट के बाद। उसके बाद सिटीजन ऑफ पाकिस्तान रखेगा, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान और बांग्लादेश, वो यहाँ पर ओसीआई कार्ड के लिए बिल्कुल भी यहाँ पर अप्लाई नहीं करते हैं, उसके लिए एलिजिबल बिल्कुल नहीं है, ठीक है। कौन से लोग? पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग बिल्कुल इसके लिए यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। ओसीआई कार्ड होल्डर के पास कोई भी यहाँ पर वोटिंग राइट नहीं रहता, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो ओसीआई यहाँ पर कोई भी ड्वेल सिटीजनशिप नहीं होती है, ओसीआई कार्ड होल्डर जो है वो इंडिया के सिटीजन होते भी नहीं है, क्योंकि सिटीजन अगर इंडिया के होते तो उनको सिटीजनशिप यहाँ कर मिलती, ठीक। कोई भी यहाँ पर ड्वेल सिटीजनशिप नहीं रहती है, उनको कोई भी इंडिया के सिटीजन नहीं रहते हैं, ठीक है। तो ओसीआई कार्ड जो यहाँ पर ये मल्टीपर्पज कार्ड रहता है, जैसे कि मल्टीपल एंट्री आप यहाँ पर कर सकते हैं, लाइफ लॉन्ग वीजा रहता है इंडिया में विजिट करने के लिए, ओके। जैसे कि हमने बात की अगर पीओआई के लिए, तो वहां पर वो 15 इयर्स के लिए यहाँ पर वैलिड रहता है, लेकिन यहाँ पर ओसीआई जो कार्ड है ये यहाँ पर लाइफ लॉन्ग के लिए यहाँ पर ये रहता है, मल्टीपल एंट्रीज आप कर सकते हैं यहाँ पे। तो जिन लोगों के पास ओसीआई कार्ड यहाँ पर रहता है, ठीक है, जैसे ही यहाँ पर जो नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया है ना, ठीक है, जितने इक्वल राइट उनके पास रहते हैं उतने उनके पास भी रहते हैं, अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल, एजुकेशन एंड इकोनॉमिक मैटर्स के रिलेटेड, बट दे कैन नॉट। और यहाँ पर ओसीआई जो यहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड बिल्कुल भी एक्वायर नहीं कर सकते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। उनके पास एक तो वोटिंग राइट नहीं रहते हैं, और यहाँ पर वो एग्रीकल्चर लैंड भी एक्वायर नहीं कर सकते। सो गाइस दिस वाज द क्वेश्चन आस्क्ड टू यू इन स्टार्टिंग। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा दिस इज योर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हमने क्या देखा, ये हमने देखा कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 ने क्या किया, अमेंड किया 1955 को, ओके। लेकिन इसने सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है प्रोसिक्यूटेड रिलीजियस माइनॉरिटीज को, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से करता है, लेकिन ये क्वेश्चन में पूछा था हु आर मेनली मुस्लिम, मुस्लिम है, यहाँ पर मुस्लिम नहीं है, जो मैंने आपको छह यहाँ पर छह माइनॉरिटीज कम्युनिटीज बताई, वही यहाँ पर क्या करते हैं, उनको ही यहाँ पर सिटीजनशिप यहाँ पर प्रोवाइड करती जाएगी। तो वो कौन सी कम्युनिटीज हैं? हिंदू, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी एंड क्रिश्चियन, ठीक है। मुस्लिम इसके अंडर नहीं आते हैं। और यहाँ पर एक कट ऑफ डेट रखी गई थी 31 दिसंबर 2014। ओके गाइस, this was all about today's video and I hope you enjoyed the video and you have learned something new from this video। अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी गाइस, वीडियो को शेयर करना, थैंक्स, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।